Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. So in today's session में आप सभी को combined research entrance test जो PhD admission के लिए ली जाती है at the इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो मैं आप सभी को सिखा रही हूँ. सो आज का जो मेरा सेशन है वो है 5th लेक्चर एंड इन टुडेज सेशन में मैं आप सभी को रिसर्च डिज़ाइन के बारे में काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ. एंड दैट्स वाई आफ्टर व्यूइंग दिस वीडियो आपकी जो कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग रिसर्च डिज़ाइन वो क्लियर हो जाएंगी एंड एज वेल आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली किस प्रकार के एमसीक्यूज़ आपको इस टॉपिक के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. बिकॉज क्रेट एग्जामिनेशन में रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर आपको 25% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई अगर आपको क्रेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स आप सभी लोग क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज अवेलेबल है. आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. यू विल गेट मोर देन 1500 एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस रिवीजन पीडीएफ आप सभी की इतनी अच्छी रिवीजन हो जाती है एंड इन अ सिंगल पीडीएफ आप सभी लोग सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो एंड गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन क्रेट एग्जामिनेशन एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. ओके सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में तो मिलता ही है एंड कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है विच इज़ 699 रुपीज़ एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर सकते हो इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करने से, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी तो देती ही है एंड एज वेल आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी प्रोसीजर ऑफ पीएचडी एडमिशन एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. ओके so let us start with our today's session now. Now the question 1 is, which of the following are the complete experimental research designs? नाउ यहाँ पे हमें काफ़ी सारे रिसर्च डिज़ाइंस के नाम दिए हैं एंड इनमें से कौन से कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस है. सो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियोस हमने रिसर्च टाइप्स के बारे में देखा था. सो उसमें हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में देखा था. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं देन उस वक्त जो डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं, आई मीन टू से कि जो आउटलाइन हम लोग बनाते हैं उसे बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है. एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के कई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. वो ये है कि यहाँ पे हम लोग रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को असाइन करते हैं टू द ग्रुप्स एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली 2 ग्रुप्स यूज़ किए जाते हैं एंड उसमें से एक होता है कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा होता है ट्रीटमेंट ग्रुप. एंड इसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं एंड उसका जो इफ़ेक्ट होता है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ओके सो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से डिज़ाइन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं. फैक्टोरियल डिज़ाइन एक है, 1 ग्रुप आफ्टर ओनली डिज़ाइन है, देन बिफोर आफ्टर डिज़ाइन विथ 1 एक्सपेरिमेंट एंड 2 कंट्रोल ग्रुप्स, देन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है, 1 ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन है. सो स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल डिज़ाइन एग्जैक्टली है क्या? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल डिज़ाइन में 2 या फिर उससे भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं एंड ईच एंड एवरी फैक्टर का जो उसके पास एक वैल्यू होती है, उसे मल्टीपल डिस्क्रीट पॉसिबल वैल्यू कहा जाता है. एंड बेसिकली फैक्टोरियल डिज़ाइन एम्स टू आइडेंटिफाई मेन इफेक्ट्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस फैक्टर्स. मतलब जैसे कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे टेस्ट करते हो, वैसे ही फैक्टोरियल डिज़ाइन में जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में अगर कोई इंटरेक्शन होता है उसको टेस्ट किया जाता है. एंड दैट्स वाई फैक्टोरियल डिज़ाइन ये एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है.
नाउ वन ग्रुप आफ्टर ओनली डिज़ाइन में हम लोग सिर्फ एक ही ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं, बट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली दो ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है. दोज आर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप्स, एंड दैट्स वाई ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन नहीं है. बिफोर आफ्टर डिज़ाइन विथ वन एक्सपेरिमेंट एंड टू कंट्रोल ग्रुप्स. देखो ये एक बिफोर आफ्टर डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि यहाँ पे बिफोर द ट्रीटमेंट के रीडिंग्स होते हैं वो भी लिए जाते हैं, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट ओके ये भी रीडिंग्स लिए जाते हैं, एंड इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है. एंड इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है एंड दो कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दैट्स वाई ये एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है. Now what is exactly the Latin square design? What is this? So basically students, Latin square design addresses systematic variation that is not caused by intended treatment. So यहाँ पे हम सभी लोग systematic variation पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड यहाँ पे कोई भी इंटेंडेड ट्रीटमेंट से ये सिस्टमैटिक वेरिएशन होता नहीं है. ओके, एंड दैट्स वाई ये भी एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, बिकॉज यहाँ पे भी हम सभी लोग सिस्टमैटिक वेरिएशन को जानने की कोशिश करते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पे भी आप वेरिएबल्स के साथ ट्रीटमेंट करते हो, बट दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट इंटेंडेड वन. ओके, एंड ये वेरिएशन यहाँ पे जो हमें मिलता है वो भी इंटेंडेड ट्रीटमेंट की वजह से मिलता नहीं है. ओके, एंड द लास्ट वन इज वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन. सो अगेन यहाँ पे एक ही ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड दैट्स वाई ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन नहीं है, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन, दैट इज ACD ओनली. बिकॉज सिर्फ फैक्टोरियल डिज़ाइन, बिफोर आफ्टर डिज़ाइन विथ वन एक्सपेरिमेंट एंड टू कंट्रोल ग्रुप्स एंड लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, ये तीनों ही सिर्फ कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस है. ओके, now next is following activities are related to the conduct of experiment in social research. so देखो social research में हम लोग experiments का इस्तेमाल करते हैं, एंड उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हम लोग फॉलो करते हैं. सो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड किए हैं. सो हमें सिर्फ इनमें से अप्रोप्रिएट आंसर्स चूज़ करने की क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं while doing the experiments in social research. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सोशल रिसर्च में हम सभी लोग सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, एंड बेसिकली हम लोग ये स्टडी करते हैं कि ह्यूमन एंड सोसाइटी का कैसा इंटरेक्शन है, एंड ह्यूमन पर्टिकुलर सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है. ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट सोशल रिसर्च, एंड दैट्स वाई कभी कभार सोशल रिसर्च में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स भी यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंट्रोल द एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट, यानी कि जो एनवायरनमेंट हमें लगता है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, उस एनवायरनमेंट को हमें कंट्रोल करना है. देन पायलट टेस्ट. पायलट टेस्ट का मतलब होता है कि ऐसा टेस्ट जो हम लोग इनिशियली करते हैं ताकि हमें आगे के रिसर्च की फिजिबिलिटी हम लोग जान सके और स्टडी कर सके. रिवाइज यानी कि एक ही टेस्ट को बार बार और फिर से रिपीट करना, रिवाइज करना. एंड टेस्ट मतलब रिवाइज एंड रीटेस्ट करना. देन एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट्स, then praising the good qualities of the participant, then specify the treatment levels, यानी कि जो ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं टू द स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स, उनकी जो ट्रीटमेंट लेवल होती है वो स्पेसिफाई करना. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर to this question is 4, which is ABE only, because जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ओके, सो हम लोग वहाँ पे क्या क्या करते हैं, आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो इन द क्वेश्चन 1, राइट. एंड दैट्स वाई सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होता है. सो ये एक एक्टिविटी आप तब करोगे. एज वेल आप पायलट टेस्ट भी आप कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि आगे के रिसर्च में आप क्या करने वाले हो, आगे का रिसर्च आपका कितना फिजिबल होने वाला है. सो यू कैन टेस्ट दीज थिंग्स बाय यूजिंग पायलट टेस्ट. एज वेल एज आप कई टेस्ट आप इसमें रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो. ओके, सो ये भी एक्टिविटी आप इसमें करते हो. एंड एज वेल आप ट्रीटमेंट लेवल्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड इट इज़ बेसिकली द इम्पॉर्टेंट थिंग कि ट्रीटमेंट लेवल्स को आपको स्पेसिफाई करना चाहिए. सो नाउ एम्पैथी विद द पार्टिसिपेंट्स एंड एज वेल प्रेजिंग द गुड क्वालिटीज़ ऑफ द पार्टिसिपेंट, ये दोनों भी एक्टिविटीज़ रिसर्च में नहीं करते हैं हम लोग, बिकॉज दीज आर द अनएथिकल ट्रीटमेंट्स टू द पार्टिसिपेंट्स. ओके, सो ये दो
एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं करते हैं, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज़ 4. In which type of qualitative research designs individual stories to describe the lives of people are explored? So इनमें से सभी बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस है, बट इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन ऐसा है ओके जिसमें हम सभी लोग इंडिविजुअल स्टोरीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कैसे खुद के लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं उसको हम लोग डिस्क्राइब कर सके. So whether it is ethnography or grounded theory research or symbolic interaction or narrative research. So basically students जो ethnography होता है, so ethnography ये एक research method है एंड जिसमें हम सभी लोग जो particular community होती है या फिर society होती है उसके जो कल्चर होता है उसके बारे में बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं. सो लोग क्या लाइफ जीते हैं या फिर हाउ देयर लाइव्स आर एक्सप्लोर्ड एंड उनकी जो इंडिविजुअल स्टोरीज होती है वो हम लोग एथनोग्राफी में डिस्क्राइब नहीं करते हैं. हम लोग सिर्फ इसमें कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं ओके ऑफ द होल कम्युनिटी. इंडिविजुअल लोगों के इंडिविजुअल स्टोरीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करते हैं एंड दैट्स वाई हम लोग डिस्क्राइब भी नहीं करते हैं. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, अगेन इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च टाइप एंड इसमें हम सभी लोग थियरी को डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस. नाउ व्हाट इज़ सिम्बॉलिक इंटरैक्शन? सो बेसिकली सिम्बॉलिक इंटरैक्शन जो है basically it focuses on relationships among individuals in society and it involves exchange of meaning through language and various symbols. Okay, so हम इसमें जो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं एंड इन सारे जो रिलेशनशिप्स को स्टडी करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं ओके वो लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट होती है इसमें एंड बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिंबल्स असाइन करते हैं डिफरेंट लोगों को एंड जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो भी सिंबल्स के थ्रू ही यूज़ किया जाता है. एंड नाउ द लास्ट एंड द लिस्ट इज नरेटिव रिसर्च. सो नरेटिव रिसर्च ये एक ऐसा अप्रोच है जहाँ से हम लोग लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं and that's why the correct answer to this question is 4, that is narrative research. because narrative research का मतलब ही ये है कि हम लोग individual stories को यहाँ पे describe करते हैं by reviewing the different types of literature and उस literature में हम लोग लोगों के lives को explore भी करते हैं okay and that's why the correct answer is 4, that is narrative research. Next is a university teacher intends to study the relationship between level of aspiration and achievement of rural children. Which design of the research will be most appropriate in the context? Okay, so ये एक यूनिवर्सिटी टीचर है एंड वो स्टडी करना चाहता है कि रूरल चिल्ड्रन का जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है एंड उनका जो अचीवमेंट है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो इस रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए वो इनमें से कौन सा रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेगा. सो वेदर ही विल यूज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिज़ाइन, हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन या फिर सर्वे रिसर्च डिज़ाइन. सो बेसिकली स्टूडेंट्स नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट ये सारे के सारे रिसर्च डिज़ाइंस है एंड ये सारे के सारे रिसर्च डिज़ाइंस स्पेसिफिकली उन्हीं रिसर्च टाइप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. सो बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन जो है ये बेसिकली हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ करते हैं एंड हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करके उनका जो इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करते. सो यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप हम लोग स्टडी करते नहीं है एंड दैट्स वाई ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. एज वेल इन द सर्वे रिसर्च डिज़ाइन वी आस्क द क्वेश्चन टू द रिस्पॉन्डेंट्स एंड रिस्पॉन्डेंट्स हमें रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करते हैं. सो इसमें भी हमें एक्चुअली काफ़ी सारे डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी मिलते हैं एंड एज वेल कभी कभी हमें क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के भी आंसर्स मिलते हैं. सो यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप हम लोग
स्टडी नहीं कर सकते, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो बचे हुए ऑप्शंस दो है। बट देखो यहाँ पे रिलेशनशिप हमें स्टडी करना है, वो भी बिटवीन लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन। सो अगर आपको लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करना है, देन उसके लिए आपको एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन ये रिसेंट पास्ट के ऊपर किया जाता है, यानी कि जो रिसेंट पास्ट में जो हो चुका है इवेंट या फिर इंसिडेंट्स, उसके ऊपर आप लोग इस पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन से स्टडी कर सकते हो। सो बेसिकली लेवल ऑफ एस्पिरेशन को स्टडी करने के लिए पहले लेवल ऑफ एस्पिरेशन रिसेंट पास्ट में होनी चाहिए। बिकॉज लेवल ऑफ एस्पिरेशन आप नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट में चेक नहीं कर सकते हो। फॉर दैट उसके लिए कोई तो पास्ट रिकॉर्ड आपको लगेगा। ओके, एंड दैट्स वाई यू विल फॉलो ओवर हियर एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो बिकॉज इट इज़ अंडर योर कंट्रोल। बट एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज लेवल ऑफ एस्पिरेशन ये आपके कंट्रोल में है नहीं। यू नीड टू ओनली अंडरस्टैंड कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। एंड दैट्स वाई ओवर हियर जो रूरल चिल्ड्रन के जो अचीवमेंट है, ओके, दिस विल बी योर इफेक्ट। ओके, एंड जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है दिस विल बी योर कॉज। मतलब ये इफेक्ट वेरिएबल होगा एंड ये कॉज वेरिएबल होगा। एंड यहाँ पे कॉज वेरिएबल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, you can only study it. Okay, and that's why the correct answer over here is 2. Now next is research design that needs to collect factual information on a continuing basis is classified as. सो इनमें से कौन सा स्टडी डिज़ाइन ऐसा है जिसमें हम कंटिन्यूइंग बेसिस के आधार पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है एंड ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज़ अंडर द रियलिटी। ओके, वेदर इट इज़ लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन या फिर प्री एंड पोस्ट स्टडी डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन या फिर डबल कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स जो लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन होता है इसमें एक ही पार्टिसिपेंट के ऊपर काफ़ी समय तक हम लोग स्टडी करते हैं एंड दैट्स वाई एक ही पार्टिसिपेंट के जो रिस्पॉन्सेज है वो हमें ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस मिलते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो हमें उसी समय का जो रियल इंफॉर्मेशन होता है और द रियलिटी दैट वी गेट इट। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1 दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। बिकॉज इसमें हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वो भी ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस। Now what is pre and post study design? So as the name suggests, pre and post. So इसमें हम लोग ट्रीटमेंट के पहले के जो रिकॉर्डिंग होते हैं वो हम लोग यहाँ पे लेते हैं एंड ट्रीटमेंट के बाद के रिकॉर्डिंग्स लेते हैं एंड इन दोनों ही रिकॉर्डिंग्स को मतलब रिजल्ट्स को हम लोग कंपेयर करके फाइनल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सो बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट के रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे कंपेयर किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज डिज़ाइन? सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एक ही समय में स्टडी किया जाता है एट अ वन पीरियड ऑफ टाइम। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन ये एग्जैक्टली अपोजिट है दैन द लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। ओके, एंड डबल कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन यानी कि यहाँ पे दो कंट्रोल ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ 1 दैट इज़ लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नाउ अगेन यहाँ पे देखो आपको ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। सो इनमें से कौन से ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस है? सो बेसिकली स्टूडेंट्स नाउ आई एम गोइंग टू गिव द लिस्ट ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस एंड उनमें से सबसे पहला है टू ग्रुप्स रैंडमाइज्ड सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली डिज़ाइन। नाउ सेकेंड इज two groups
2 groups randomized matched subjects post test only design. Now the third is randomized groups pre-test post-test design. Fourth one is randomized Solomon 3-group design. And the fifth one is randomized Solomon 4-group design. Now let us see कि हमें क्या क्या दिया है यहाँ पे. 1 group pre-test post-test design, 2 groups randomized subjects post-test only design. देखो 2 groups randomized subjects post-test only design, ये ऑप्शन मैंने आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन दिस लिस्ट. सो ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है. ओके, नाउ 2 group स्टैटिक डिज़ाइन, रैंडमाइज्ड ग्रुप्स प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. देखो अगेन मैंने ये भी ऑप्शन आपको लिस्ट में दिया है. सो ये भी एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है. एंड 1 group टाइम सीरीज डिज़ाइन. ओके, सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज बी एंड डी ओनली. सो मैंने आप सभी को इसी वीडियो में पहले से ही बताया था कि अगर कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ये सही होता है या फिर कंप्लीट होता है, देन उसमें हमेशा हम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन करते हैं टू द डिफरेंट ग्रुप्स. एंड इसमें बेसिकली 2 ग्रुप्स का इस्तेमाल किया जाता है. एक होता है कंट्रोल ग्रुप एंड दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एंड यहाँ पे हम लोग खुद ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके उनका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. एंड दैट्स वाई देखो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है बी ऑप्शन में. एंड अगेन डी ऑप्शन में रैंडमाइज्ड ग्रुप्स है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. सो यहाँ पे रैंडमाइज्ड ग्रुप्स का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन कर रहे हो. एंड अगेन बी में भी 2 ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट्स है. सो अगेन यहाँ पे भी आप 2 ग्रुप्स का इस्तेमाल करके रैंडमली सब्जेक्ट्स को असाइन कर रहे हो. सो अगेन बोथ ऑफ दीज आर द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस विच आर कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस. एंड बाकी के जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए हैं वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस है नहीं. ओके, in 2 groups randomized subjects post test only research design, which of the following may be the source of jeopardizing validity. So students इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं ओके जो बेसिकली jeopardizing validity के सोर्सेस है जब आप 2 ग्रुप्स रैंडमाइज सब्जेक्ट्स पोस्ट टेस्ट ओनली रिसर्च डिज़ाइन से रिसर्च करते हैं. सो बेसिकली ये एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है जो कि हमने अभी देखा. सो इस रिसर्च डिज़ाइन से जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं देन उसमें जियोपार्डाइजिंग वैलिडिटी के सोर्सेस क्या हो सकते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट्स जियोपार्डाइजिंग वैलिडिटी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड उसके 3/8. ओके, सो बेसिकली एक्सटर्नल वैलिडिटी के 3/8 यानी कि जियोपार्डाइजिंग वैलिडिटी. एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब होता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो एंड उस रिसर्च के रिजल्ट्स आप कितने एक्सटेंट तक और दूसरे सिचुएशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हो. सो दिस इज नथिंग बट द एक्सटर्नल वैलिडिटी. एंड इस एक्सटर्नल वैलिडिटी के 3/8 के सोर्सेस क्या हो सकते हैं. ओके, now let us see here various sources, and those are pre-testing procedures, then measuring instruments, interaction of selection and the independent variable, then reactive experimental procedures, statistical regression. So मैं आप सभी को अब sources बताऊंगी कि वो क्या है. Okay, for the 3/8 to external validity, and those are first one is reactive or interaction इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग. ओके, मतलब रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग ये एक सोर्स है उसका.
देन द सेकेंड वन इज इंटरैक्शन इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्शन बायसेस एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ का, मतलब इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड द independent variable. Okay, and your third source is reactive effects of experimental arrangements. Okay, मतलब जितने भी सारे experimental arrangements आप यहाँ पे कर रहे हो उनके इफेक्ट्स क्या है. सो रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स. एंड योर फोर्थ सोर्स इज मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफियरेंसेस. मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफियरेंसेस. सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सही आंसर होना चाहिए विच इज़ 3, दैट इज सी एंड डी ओनली, यानी कि इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिएक्टिव एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स. सो देखो जितने भी सारे एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स आप यूज़ करते हो देन वो प्रोसीजर्स बेसिकली कितने रिएक्टिव है या फिर अनरिएक्टिव है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी को वो सोर्स क्रिएट प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है. एंड एज वेल अगर आप सिलेक्शन में कोई भी बायस करते हो एंड एज वेल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट करने के लिए अगर कोई बायस करते हो देन उनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है, ओके, दिस इज अगेन द सोर्स फॉर जियोपार्डाइजिंग वैलिडिटी. ओके, सो आपको सिर्फ ये सोर्सेस याद रखने हैं, सो यू कैन नोट इट डाउन एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज सी एंड डी ओनली. नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन आर. नाउ यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस के एलिमेंट्स पूछे हैं कि इनमें से कौन से क्रॉस सेक्शनल डिजाइन के एलिमेंट्स वाकई में है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है. सो आई मीन टू से कि यहाँ पे आप न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करके स्टैटिस्टिकली आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो. सो एब्सेंस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा ये तो एलिमेंट यहाँ पे हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे आपको क्वांटिटेटिव डेटा की सख्त ज़रूरत लगती है. सो ये एलिमिनेट हो गया. देन डोमिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, देखो ये एक क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन है एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा की ज़रूरत पड़ती नहीं है. सो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अ सैम्पल ऑफ केसेस विथ इंटर रिलेटेड वेरिएशंस, येस यू नीड दिस. आपको काफ़ी सारे सैम्पल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है. ओके, एंड ऐसे सैम्पल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, मतलब को रिलेट करते हैं एंड उनके बीच में काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं, उनकी वैल्यूज़ वेरिएट होती है. देन डेटा आर कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम. येस, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में हम लोग सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट इन टाइम में डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स से. ओके, एंड एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स. येस, यहाँ पे आप वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उनको आप यहाँ पे टेस्ट करते हो एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज सी डी ई ओनली, बिकॉज सिर्फ यही क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन के एलिमेंट्स है. ओके, और पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड. नाउ पायलट स्टडी का दूसरा नाम क्या है? सो वेदर इट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी या फिर कोरिलेशन स्टडी या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टडी. सो स्टूडेंट्स हमने ये सारे के सारे रिसर्च टाइप्स पहले के वीडियोस में देखे हैं. सो आप उन सारे वीडियोस को पहले रेफर करो बिफोर विविंग दिस सेशन. सो मैंने आप सभी को बताया कि पायलट स्टडी ये हम लोग सबसे इनिशियली करते हैं ताकि हम लोग जान सके कि आगे का पूरा रिसर्च प्रोसीजर ये कितना फिजिबल होने वाला है. ओके, एंड दैट्स व्हाई पायलट स्टडी को फिजिबिलिटी स्टडी भी कहा जाता है बिकॉज इससे हम लोग हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली आगे का रिसर्च कितना फिजिबल होने वाला है. ओके, नाउ द लास्ट इज इन द डैश रिसर्च द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल. सो इनमें से कौन सा रिसर्च ऐसा है जिसमें रिसर्चर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं उनको वो यूज़ करता है. सो वेदर इट इज़ एनालिटिकल रिसर्च या फिर डिस्क्रिप्टिव या फिर अप्लाइड या फिर डिस्टिंक्टिव.
So obviously the correct answer to this question is one, that is analytical, because analytical research में हम लोग सिर्फ analysis करते हैं. So whatever data, whatever facts you have already available, okay, उन फैक्ट्स को आपको सिर्फ एनालाइज करना है, दैट्स इट. एंड दैट्स वाई इन दिस रिसर्च रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल. बट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ऐसा होता नहीं है. जो फैक्ट्स हमें दिखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर कि जो फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन सामने होती है अबाउट दैट आपको यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके उसको टेस्ट भी करना होता है. एंड दैट्स वाई रिसर्चर यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन को जो भी कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है उसको सिर्फ यहाँ पे यूज़ नहीं करता है. बट एनालिटिकल रिसर्च में वो सिर्फ यूज़ करके एनालाइज करता है, दैट्स इट. अप्लाइड रिसर्च में आप सभी लोग स्पेसिफिक लॉज या फिर प्रिंसिपल्स को अपने अपने रिसर्च प्रॉब्लम में यूज़ करते हो. Okay, and that's why the correct answer to this question is one, that is analytical research. Okay, so students, thank you for watching this session. I hope all of you understood exactly कि research types कैसे होते हैं, research design कैसे होता है. Okay, but still अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा.